नमस्ते। आइए आज सुनते हैं हंसा दीप की कहानी ऊंचाइयाँ। डॉक्टर आशी अस्थाना का भाषण चल रहा है। वे एक सुलझी हुई नेता हैं। नेता और नारी दोनों की भूमिका ने उनके व्यक्तित्व को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की है। कभी वे अपनी कुर्सी के लिए भाषण देती हैं, कभी नारी की अस्मिता के लिए। उनके विचारों के सख्त धरातल पर कभी राजनीति हावी होती है तो कभी समाज नीति। एक ओर सत्ता की डोर को थामे उनके भीतर शासन करने का गर्व छलकता है, दूसरी ओर एक स्त्री होने की क्षमताओं को वजन देते उनके अंदर की नारी शक्ति हिलोरे मारने लगती है। दो मोर्चे एक साथ खोल रखे हैं उन्होंने, एक तो अपने सत्ताधारी दल की अधिकृत प्रवक्ता होने का और दूसरा नारी के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का। उनके भाषण बहुत तीखे और बहुत झकझोर देने वाले होते हैं। राजनीति के गलियारों में उनकी आवाज विरोधी पार्टियों की खटिया खड़ी कर देती है। एक एक करके उनके तीखे कटाक्ष और धारदार लहजा उन्हें एक आक्रामक नेता की छवि देते हैं। वहीं सामाजिक परिवेश में उनकी आवाज पुरुषों के आधिपत्य को जड़मूल से खत्म करने की हर संभव कोशिश को अंजाम देने की पुरजोर चेष्टा को बलवती करती है। राजनैतिक ठेकेदारों का आधिपत्य उनसे खौफ खाता है। जब सत्ता में उनकी पार्टी होती है तब भी और नहीं होती है तब भी। अपने विरोधी दलों को मिट्टी पलीत करने में उनका कोई सानी नहीं। किस देश के विकास की बात करती है यह पार्टी, किसी भुलावे में मत रहिए। उनकी पार्टी देश की नहीं, अपनों के विकास की बात करती है। अपनी जेबें ठसाठस भरने से फुर्सत कब मिलती है उन्हें जो देश के बारे में सोचेंगे। अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों की चिंता में लगी ये स्वार्थी दलीय राजनीति की चालें देश को गर्त में ले जाकर ही छोड़ेंगी। हमें देखिए, हमने क्या क्या नहीं किया देश के विकास के लिए। हमारे सारे काम खुली किताब की तरह होते हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं होता। कई बार इतना समय भी नहीं होता कि वे प्रेस के लिए रुक पाएं। पूरा काफिला तत्काल अगली सभा की ओर बढ़ जाता है। कार से जाते हुए रास्ते में पानी पीकर अगली सभा की तैयारियों में जुट जाती। देश सेवा और समाज सेवा का पसीना मिलकर ऐसा टपकता कि लगता ऐसी ही शक्ति की ज़रूरत है हमारे देश की ज़मीन को कि इस पसीने से बहता पानी ही सूखी ज़मीन की सिंचाई कर दे। उनकी दबंगई गूंजती सत्ता के चौबारों में भी और समाज के चौराहों पर भी। तालियों में गूंजती उनकी आवाज़ एक मंच से दूसरे पर जाती तो उनका नज़रिया और सोच पार्टी से हटकर समाज सुधार की ओर होते। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पर उनके वार होते और हर शब्द से बगावत की बू आती। सदियों से होते दमन और शोषण के प्रति चेतना ने स्त्री सशक्तिकरण की लड़ाई को जन्म दिया है। हाशिए पर धकेल दी गई अस्मिताओं को पुनः उनका स्थान दिलाना है। स्त्री की गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित करने का महाअभियान है यह। स्त्री का दमन पुरुष सत्तात्मक समाज में होता रहा है, जहां उसे दोयम दर्जे का प्राणी समझा जाता है। लिंग भेद की राजनीति करके आप समाज की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हैं। समाज के अक्स को बदलो, वरना समाज रसातल में जाएगा। कब तक दबाओगे, कब तक अपनी मनमानी करोगे? अरे बस करो अब। यहाँ से जाने के पहले पत्रकारों से रूबरू होना अति आवश्यक होता। पत्रकारों के समूह से कुछ महिला पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने आगे बढ़ती। माला और आन्या, वे टीवी एंकर जो अपने अपने चैनल पर चिल्ला चिल्लाकर महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को बाहर आने के लिए ललकारती हैं, अपने बुने जाले से बाहर आने का आह्वान करती हैं, किचन से आगे के संसार से मुखातिब कराती हैं। उनका सौभाग्य है कि उन्हें आज पहली बार मौका मिला है डॉक्टर आशी अस्थाना जी से आमना सामना करने का, ऐसे व्यक्तित्व से साक्षात्कार करने का जिसकी आवाज़ एक आंदोलन है, स्त्री की परंपरागत छवि से एक अलग पहचान बनाने की। डॉक्टर आशी, हमारे दर्शकों को बताइए, आप स्त्रियों के अधिकारों के लिए क्या कर रही हैं? मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ इसके लिए। हमने संविधान में नई धाराएं जोड़ने का प्रावधान किया है।
आज ही मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई है, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। जरा 2 लाइनों में उनके बारे में बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? 2 लाइनों में? कैसी बात करती हैं आप। हमारा विशाल स्त्री समाज सदियों से इस आग में झुलस रहा है। इस विशाल काय समस्या को बताने के लिए 2 लाइनों की नहीं, 2 मिनटों की नहीं, 2 युगों की जरूरत है। तो क्या आपका गुस्सा पुरुषों पर है और किस पर होगा? आप ही बताइए। घर की दीवारों पर तो होगा नहीं, घर के बर्तनों पर तो होगा नहीं। यह पुरुष सत्तात्मक समाज है जिसमें हम जीने को मजबूर हैं। हमें चुटकुलों के पात्र बनाकर खी खी करना बंद करें ये पुरुष। मैं पिछले 50 सालों से इस दिशा में चेतना जगाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता ना। हमारी सारी शक्ति तो रोटियां बेलने में लगी है। पत्रकार उनकी उम्र देखने लगी। वे 55 से अधिक की नहीं थी। लगता है 4-5 साल की उम्र से ही राजनीति और समाजनीति पर बातें कर रही हैं। समझ भी नहीं होंगी कि यह सब क्या होता है, संविधान क्या होता है। खैर, अतिशयोक्ति हो ही जाती है। जोश में थोड़े होश खोना तो बनता है। ऐसे बड़े हस्ताक्षरों के हर शब्द पर नहीं, हर अर्थ पर जाना बुद्धिमत्ता है। तो आप प्रयास करती रहेंगी औरों को जोड़ने के लिए? निश्चित ही मरते दम तक करती रहूंगी। मेरा नाम आशी है, आशा से बना है और आशा कभी टूटती नहीं। जिस दिन टूटे उस दिन जिजीविषा खत्म होने का अंदेशा होने लगता है। मैं अपनी सभी बहनों से अनुरोध करूंगी कि आगे आएं, महिला शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं और समाज में बराबरी का दर्जा हासिल करें। प्रसिद्ध नारी चेतना की संचालक और केंद्रीय मंत्री का बड़ा तमगा कंधे पर लगने के बाद उनका रोब काफी बढ़ गया था। अपने तमगे से टकराकर परावर्तित होना दुगना होता। यह आक्रोश जब शब्दों में बाहर आता था तो जोश भर जाता था। किसी भी समारोह में जान आ जाती थी। कार्यकर्ताओं को लगता कि उनकी मेहनत सफल हो गई। ऐसा दबदबा था उनका, इतना कि उनके सामने किसी की भी बोलती बंद हो जाती। अपने सफल कार्यक्रमों के बाद जब वे घर पहुंचती थीं तो उनका बेटा और पति स्वागत के लिए तैयार रहते। आधे घंटे पहले अव्यवस्थित पड़ी हर चीज अपनी जगह पर जाकर मुस्कुराने लगती। किचन का काउंटर टॉप साफ हो जाता। वे फर्श पर बिखरे जूते, मोजे, कचरा, बगदा सब गायब हो जाते। वे बहुत खुश होती, अपनी किस्मत पर रश्क करती और थकी हारी आकर चाय के साथ अपने दिन की वर्चस्वता का बखान करती। कितना आदर सत्कार है उनका हर ओर। लोग कितने डरते हैं उनसे। उनके भाषण कौशल्य की दाद हर कोई देता है। एक मिसाल है वे अपने राजनैतिक और सामाजिक समाज में। यहाँ तक कि सारे पुरुष नेता भी भयभीत हो जाते हैं कि पता नहीं कब उनकी खिंचाई हो जाए। घर का माहौल देखते सुनते जवान होते बेटे अलंकार को जो समझ में आता था वह यह कि किसी भी लड़की को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। घुट्टी में पी पी कर अंदर तक बैठ चुकी थी यह समझ। वह स्वयं को देखता और सोचता, काश वह एक लड़की के रूप में जन्म लेता। लड़कियां कितनी ताकतवर होती हैं, बिल्कुल माँ की तरह होता वह भी, निडर। लेकिन वह एक लड़का है, इसलिए उसे पापा की तरह रहना होगा, हमेशा डरे डरे और सहमे सहमे। शायद इसलिए खुद को किसी भी लड़की से बहुत कमज़ोर समझता था वह। उसका दिमाग लड़कियों से दूर रहने की ताकीद करता रहता। लड़कियों के लिए उसके मन में एक अनजाना सा डर था। पापा को रोज देखता था, बचपन से लेकर आज तक। वे घर में तब अधिक रहते थे जब माँ नहीं होती। माँ के घर आते ही घर से बाहर जाने का उन्हें कोई ना कोई काम निकल आता। देखता था कि माँ के घर आ जाने पर वे किस तरह दबे दबे रहते हैं। उनकी अनुपस्थिति में वे बिंदास होते थे, मस्त खेलने हंसने हंसाने वाले। वह भी डरता था माँ से। जानता था कि माँ उसे बहुत प्यार करती हैं, उसके लिए सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन पापा के लिए वे कुछ अधिक ही कठोर हैं। पापा को माँ के सामने चुप रहते देख उसे अच्छा नहीं लगता था। पापा की मजबूरी उसकी कमज़ोरी बनती जा रही थी। इस सब से बेखबर आशी जी ने
अपने रुतबे के साथ अपने अलंकार के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल लगा दी। संदेश आने जाने लगे। कुछ प्रस्ताव अपने स्तर के लगे तो अलंकार से बात करनी ज़रूरी लगी। बेटे, यह लड़की अच्छी लग रही है, इससे बातचीत शुरू करो। अलंकार देखता, मन से, अनमने मन से, पर देखता ज़रूर। कोई न कोई खामी नज़र आ ही जाती। माँ का बचाव पक्ष मजबूत होता तो उसे बचने के कोई आसार नहीं दिखाई देते। तब आखिरी हथियार आजमाता। वह साफ कह देता, मुझे शादी नहीं करनी। आमतौर पर हर युवा मन अपनी वैवाहिक गतिविधि को नानुकुर से ही शुरू करता है और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। यही सोचकर आशी जी आश्वस्त थीं। एक के बाद एक अच्छे से ठोक बजाकर चयन किए गए रिश्तों का यही हश्र होता रहा तो उनका माथा ठनका। अगले रिश्ते में वे अड़ गईं। अच्छा बताओ, क्या ठीक नहीं लग रहा? लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, परिवार अच्छा है, और क्या चाहिए तुम्हें? ये तो आपके मापदंड हैं माँ, मेरे नहीं। तो तुम अपने मापदंड बताओ। बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता लगाइए। घुमा फिरा कर देने वाले जवाब किसी और चोर तक नहीं पहुँचे। आशी जी की तलाश जारी रही और अलंकार का इनकार जारी रहा। आज सुबह उनका यह आशावादी रवैया डगमगाने लगा था। दिल को धक्का लगा था तब जब बेटे अलंकार की मेज से एक पेन उठाने गई थी। वह सब कुछ जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने। उसका लैपटॉप खुला था। किसी से प्यार भरी बातें हो रही थीं। वे खुश हुई। यह है उसके इनकार का कारण। उसने पहले ही कोई लड़की पसंद कर रखी है। पगला, इतनी सी बात नहीं बता पाया मुझे। मगर अगले ही पल जिसकी फोटो देखी वह झकझोर देने वाली थी। यही वह कारण था कि बेहद महत्वपूर्ण समारोह के बाद भी आशी जी तनाव में थी। भाषण की तैयारियों का जोश धूमिल हो गया था। उस समय यह प्राथमिकता थी समारोह में जाकर मुख्य अतिथि की भूमिका निभाने की। वह पूरा होते ही फिर से सुबह की घटना विचलित करने लगी। एक भय था, कहीं परिस्थितियां उनके खिलाफ तो नहीं हो रही। घर में उनकी अनुपस्थिति किसी भावी संकट की नींव को पुख्ता तो नहीं कर रही। आशंकाओं के घेरे में सब कुछ ठीक होने की अपनी आशा को कायम रखने की कोशिश कर रही थी मैं। ऐसी परिस्थिति थी है जो इतनी दबंग नारी को निराश कर रही थी। अपने वातानुकूलित चेंबर में भी उन्हें पसीना आ रहा था। एक झूठा दिलासा था कि शायद वे हर छोटी बात को बहुत गंभीरता से लेती हैं। उतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार समझाया खुद को कि सब कुछ इस तरह लो जैसे ऐसा कुछ खास नहीं देखा उस फोटो में जो उसकी स्क्रीन पर था। हो सकता है कि वहीं किसी लड़की की तस्वीर हो जो छुप गई हो। उनकी आंखों का भ्रम हो। यह कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी थी मैं अपने जवान बेटे के बारे में। ऐसी छोटी मोटी बातों से इतनी बेचैनी क्यों? जरा सी बात में बात का बतंगड़ बनाने का कोई फायदा नहीं। अलंकार से बात करके सब कुछ साफ किया जा सकता है। सबसे अच्छा तो यही होगा कि उसकी शादी की बात चलाई जाए। अच्छा रिश्ता मिल जाए तो जल्द से जल्द हाथ पीले कर दिए जाएं। बेटे के लिए इतना भी नकारात्मक सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई अच्छे रिश्तों की लंबी कतार थी मगर अलंकार का कहीं भी ध्यान नहीं था। रिश्ते पर चर्चा होती मगर अलंकार हर बार एक ही बात कहता, उसे शादी नहीं करनी है। जो माँ से नहीं कह पा रहा था वह यह है कि वह लड़की से बात करते हुए भी डरता है। एक खौफ है मन में, जैसी पापा की हालत है वैसी अपनी हालत होते देखता है। आए दिन के माँ के भाषण समारोहों और टीवी कार्यक्रमों को देख पापा की दहशत और बढ़ती थी। उन्हें पता था जितना सफल कार्यक्रम होगा उतना अधिक घर का वातावरण रोबीला होगा। इस खौफ की वजह से उसका मन कहीं और लग गया है। वह अपने दोस्तों में अपनी खुशी ढूंढने लगा है। हर लड़की से वह दूर रहने की कोशिश करता रहा।
कभी भूले से कोई सामने भी आ जाती तो रास्ता काट कर निकल जाता। काली बिल्ली तो अपने रास्ते पर जाते हुए अनजाने में लोगों के रास्ते में पड़ जाती है, बेचारी गालियां खाती है। अलंकार स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए किसी और का नहीं, अपना ही रास्ता काटता, अपने घेरे से कभी बाहर ही नहीं आता। कई बार किसी पारिवारिक शादी के समारोह में जाना पड़ता तो एक ऐसी जगह जाकर बैठता जहाँ कोई उसे देख ना सके, या फिर किसी बहाने से वहां से बगैर खाए पिए अपने घर वापस आ जाता। इकलौती संतान होने के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। वह अपनी घुटन को किसी से साझा नहीं कर सकता, अपने अंदर के भय को बाहर नहीं ला पाता, अपने आप को अपराधी पाता है जब पापा चुपचाप माँ के आगे पीछे बगैर सवाल किए ऐसे चलते हैं जैसे माँ के इशारों पर वे सिर्फ एक कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। उसे माँ से बात करना भी अच्छा नहीं लगता, वह उनसे भी दूर रहता, स्त्री मात्र की छाया से भी दूर, जहाँ किसी प्रकार का कोई हिटलरी फरमान जारी ना हो। आशा जी की आशा अभी भी साथ थी। मन में दृढ़ निश्चय था कि ऐसी लड़की ढूंढ कर लाएंगी कि देखते ही अलंकार शादी के लिए हाँ कर देगा। हर दूर के पास के रिश्तेदार को सूचित किया कि अलंकार के योग्य कोई रिश्ता नज़र में हो तो तुरंत बताएं। एक के बाद एक कई रिश्ते आए, उसने हाँ नहीं की तो नहीं की। अपने स्वभाव के प्रतिकूल शहद जैसी मिठास के साथ पूछा आशी जी ने, बेटा बात क्या है, मैं भी तो जानूं, क्यों शादी नहीं करना चाहते तुम? इस लड़की वाली किटकिट से दूर रहना चाहता हूं मैं। आखिर क्यों? मुझे लड़कियों से सख्त नफरत है। नफरत है? क्या किसी ने दिल तोड़ा है तुम्हारा? बचपन से अभी तक कई बार दिल टूटा है माँ, मेरा भी और पापा का भी। तू क्या कह रहा है अलंकार? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शादी नहीं करेगा तो करेगा क्या? शादी तो मैं करूंगा, पर किसी लड़की से नहीं। अरे, लड़की से नहीं करेगा तो क्या तू लड़के से शादी करेगा? हाँ। अलंकार, बेटे के गालों पर एक कसकर थप्पड़ मार देती हैं वे। तमतमाता कर चला जाता है वह। हवा अब उल्टी दिशा से बह रही थी, जो किसी तूफान का संकेत दे रही थी, तबाही का भी। जो देखा था आशी जी ने और जिस सच को नकारने पर तुली हुई थी, अब वह सामने खड़ा था। एक हट्टे कट्टे मुस्टंडे का फोटो जिसको पुच्चियां दी जा रही थी और गंदे इशारे किए जा रहे थे। ऐसा ही कुछ डॉक्टर आशी अस्थाना को लग रहा था, जैसे कि कोई उनकी अस्मिता को ललकार कर गया है। वह और कोई नहीं, उनका अपना बेटा अलंकार, जिसे वे जी जान से चाहती हैं। वे ना तो अपने पति से बात कर पाईं, ना अपने बेटे से। इतनी दूरियां थी उन तीनों के बीच कि उन्हें लगा वे बहुत ऊंचाई से उन दोनों को खींचने की कोशिश कर रही हैं। वे इतने नीचे खड़े हैं कि उन तक पहुंचना नामुमकिन है। उनकी हालत उस मकड़ी की तरह हो गई है जो दीवार की ऊंचाइयों को तो नाप लेती है, लेकिन वहां बनाए गए बसेरे में उसका अपना कोई नहीं होता। आशी जी भी अपनी ऊंचाइयों पर अपने आसपास एक जाला बुनते आई थी, जिसके मजबूत रेशों में वे अंदर तक कैद हो गई थी। वे जाले उनके हर अंग को जकड़ रहे थे। जालों के जाल में वे उलझ कर रह गई थीं, अपने आसपास के उस मकड़ जाल में कैद, जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। धन्यवाद। अगर आपको मुझसे ये कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।